नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर शहर में अल्प प्रवास पर एक कार्यकर्ता के निजी आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार अब चतुर्मास की योग निद्रा पर है। जॉब कार्ड है उसके पास, मतलब वो काम किया, तेंदुआ पत्ता तोड़ा है, वो राशन उठाया, वो सारे चीजें उसके पास। तो फिर नक्सली कैसे? उसको कोई मुआवजा भी नहीं, जितने मार रहे हैं उसको मुआवजा नहीं दे रही सरकार। सेंट लैंड और शराब माफिया के आरोप सरकार पर लगते रहे, इसके बारे में कैसे देखते हैं? सेंट लैंड और शराब माफिया के आरोप लगते रहे सरकार पर, कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे सरकार के बारे में? जो रेत माफिया है, बलरामपुर में कांस्टेबल को मार डाला, पत्रकारों पे हमला हुआ, उसको फर्जी केस में गांजा डाल के उसको जेल में डाल दिए, वो भी पीसी जा रहे हैं। तीसरे बात, कल ही नांदगांव में है ना, रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष, उसका गृह जिला, वहां बहुत सीनी ग्वालियर के आदमी आके यहाँ गोलियां चला रहे हैं ग्रामीणों को। ये तो स्थिति है। कोई वैकल्पिक नीति बन सकती है रेत पर? रेत पे हमने नीति बनाई थी। हर जितने भी खदान है सीसी कैमरा के माध्यम से ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं कितना निकलेगा। रेत माफिया लोग इसको तकलीफ होगी, और अब जितने खदान उसे कई गुना ज्यादा खदान चल रहा है। तो व्यवस्था में सुधार ला रहे, अब तो व्यवस्था वो अव्यवस्था फैल गया है, राजकता, गोलियां चला रहे। इतना रेत तो आवश्यक है ना? रेत 8 गुना कीमत मिल रहा है। नहीं, आवश्यक तो है। एक मकान बनाएगा तो रेत तो चाहिए। सरकार उसको एनजीटी क्या कर रही है कि आप जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप खुदाई करो। रेत को, मतलब नदी को आप नंगा नहीं कर सकते, है ना। यदि रेत खत्म हो जाए तो नदी बहाव ठहर जाएगा, तो रेत हटा दीजिए। वही उसका ये आभूषण है, उसका वस्त्र है। अब वो खत्म कर, वही कह रहा था कि नियमन के बजाय कोई नीति, नियमन के बजाय कोई उसी पालन तो कर ले। विष्णुदेव के पास ही ये विभाग है, शिक्षा विभाग भी उसी के पास है, माइनिंग विभाग भी उसके पास है, बिजली विभाग भी उसी के पास है। ये सब में भर रहा है। बघेल जी, जी, ये मैं विष्णुदेव के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप लोग न दिखाओगे न छापोगे। जो स्कूलें बंद हो रही है, नए शराब दुकान और खुले जाने का प्रस्ताव, वो भी विभाग उसी के पास है। तो सुनिए ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग कहते हैं कि हमने कोई गंगा जल की कसम नहीं खाया है कि शराब दुकान बंद करेंगे। तो ये गंगा जल की कसम वास्तव में किसने खाया था? ये मैं उसको चुनौती देता हूँ कि गंगा जल की कसम किस मामले में खाया गया था। नंबर 1, उन्होंने अफवाह फैलाया था कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो न 2500 हम खरीदेंगे धान, न ऋण माफी करेंगे, ये कहा था। और इस मामले में गंगा जल कसम लिए थे, और वो भी आरपीएन सिंह, आजकल भाजपा में राज्यसभा सदस्य है। मैं तो नहीं था, समझ गए ना। और फिर अब मधुशाला खोल रहे हैं और पाठशाला बंद कर रहे हैं। तो ये विभाग भी, आबकारी विभाग भी विष्णुदेव के पास, माइनिंग विभाग विष्णुदेव के पास है, शिक्षा विभाग उसी के पास है, ट्रांसपोर्टिंग उसी के पास है, सारे विभाग उसी के पास। और सब में लोग विष्णुदेव बिल्कुल शेष सैया में, क्षीर सागर में शेष नागों को विराजमान है। और कौशल्या माता हमारी, तो शायर ने कहा भी तो है, मेल कराती मधुशाला। बोल रहा हूँ पूरा भी नहीं कर, हो गया तो नहीं चला। संगठन के मामले में संगठन वाले यहाँ के प्रभारी देखेंगे, प्रभारी सचिव है वो देखेंगे, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। 11 साल की गुणगान कर रही है केंद्र सरकार की, इसको कैसे देखते हैं? अपने मैं दिल्ली में था, एक भी किसी पेपर में छपा गया। मैं 50 मिनट प्रेस काउंसिल था मेरा दिल्ली में। तो ये ऊपर और अनपढ़ सरकार है। आज तक की किसी प्रधानमंत्री की डिग्री की चर्चा नहीं हुई, और आज तक की डिग्री नहीं दिखा पाए। और ऊपर आप देख लो
कि क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को बोलते हैं कि हम बदलते हैं, मौसम नहीं बदलता। बच्चों को ये सिखाए ना प्रधानमंत्री जी। दूसरा, बादल में राडार काम नहीं करता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया ना। तीसरा, नाली से, सीरीज के नाली से गैस चाय और खाना बनाने की बात करता है। ये कुपड़ है, चलाओगे इसको? और पूछो तो मैं और बोल देता हूँ। जो 50 मिनट बोला हूँ सबको बोल सकता हूँ। ननकी राम कंवर अभी आए थे बीच से, तो बहुत परेशान है बेचारे, वो नाराज है सरकार से नाराज। उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। डीएपी वास्तव में कमी है कुछ? अहमदाबाद हाँ। अच्छा, अहमदाबाद जो इशू है बड़ी गल तो मैंने नहीं। और अहमदाबाद में जो हवाई दुर्घटना हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बहुत सारे लोग, उसमें एक ही आदमी बचा है। और बड़े संभागायुक्त सुनील जैन ने बिलासपुर संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के पास बैठक की है, जिसमें उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कुपोषण उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सुधार के लिए भी निर्देश दिए। इसमें जैसे कि साफ सफाई, बच्चों के पर्सनल हाइजीन, गरम पका भोजन और रेडी टू ईट की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर नियमित निरीक्षण करने और हितग्राहियों से प्रत्यक्ष संवाद करने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। युक्तिकरण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्य भर से दायर 60 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन पर एक सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता 13 जून तक संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और इसके लिए सभी कलेक्टरों को याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन लेने और सुनवाई की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वही कोर्ट के आदेशानुसार सभी याचिकाकर्ताओं को 16 और 17 जून को कलेक्टर की समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखनी होगी और ये समिति प्रत्येक प्रकरण की मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगी और अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय देगी। इस बीच आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी कलेक्टर समितियों को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय देना होगा और ये निर्देश प्रदेश भर के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लग गया है। युक्तियुक्तकरण से संबंधित करीब 75 याचिकाएं आज माननीय रविंद्र अग्रवाल के जस्टिस रविंद्र अग्रवाल जी के कोर्ट में सुनवाई के लिए नियत थी, जिसमें अधिकांश पिटीशन में माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ता 13 तारीख को अपना अभिवादन दें, जिसमें वो अपने ग्रीवांस लिख कर दे सकते हैं और कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित वो कमेटी 16 तारीख को वो अपील होंगे पिटिशनर और वो उसको फिर डिसाइड करेगी आज से 7 दिन के अंदर। कुछ केस में माननीय न्यायालय ने 16 तारीख निर्धारित की है और कुछ केस में 17 तारीख को पिटिशनर उस कमेटी के सामने उपस्थित होंगे और आज से 7 दिन के अंदर कमेटी को उस पर निर्णय लेना है।
और तब तक के लिए मानी लाने ने उस आदेश को स्थगित रखा है। और बीजापुर में शिक्षा दूत शिक्षकों और उनके संगठनों का कहना है कि युक्ति उपकरण की प्रक्रिया में 2008 में विभागीय सेटअप से छेड़छाड़ की जा रही है। उनका आरोप है कि इससे हजारों पद खत्म हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ शिक्षकों के भविष्य पर संकट आएगा बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ युक्ति उपकरण में जो है शिक्षा दूत शिक्षकों की नौकरी खतरे में ना पड़े और शिक्षा दूत को उन्हीं स्कूलों में रखे जाने की मांग को लेकर कलेक्टर संबित मिश्रा से मुलाकात कर चर्चा की गई। कर जैसे हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, घर घर एक एक बच्चे को सस्ता में लाकर हम शिक्षा दे रहे हैं अंदरूनी क्षेत्रों में। कलेक्टर द्वारा युक्ति के कारण वो हम लोग की जो समस्या है या मांगे हैं उनको लेकर हम लोग गए थे। उसमें क्या है, शिक्षा दूत जो अभी युक्तिकरण के तहत शिक्षा दूत को हटाने का भी एक सूचना मिला था हम लोग को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा दूत को नहीं हटाए और उन शिक्षा दूतों को उन्हीं संस्था में यथावत रखते हुए संविदा पद में दिया जाए। ये मांग है हम लोग का पहला। दूसरा है, हमारे जो जितने भी शिक्षा दूत साथियों को नक्सलियों के द्वारा हत्या किया गया है उनके परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आर्थिक मुआवजा के रूप में 50-50 लाख रुपया दिया जाए। साथ में उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी अनुकंपा दिया जाए। और तीसरा है, जो बीजापुर जिले में सीटेट या सीजीटेट ये संस्था, बीजापुर जिले में डीएड बीएड संस्था नहीं होने के चलते यहाँ के जो युवा हैं वो शिक्षक नहीं बन पाते हैं। जब बीजापुर जिले में डीएड बीएड संस्था रहेगा तब जाके यहाँ के बेरोजगार शिक्षक बन पाएंगे। और सीटेट हो सीजीटेट हो इसका भी तैयारी के लिए एक लक्ष्य जैसे संस्था यहाँ भी खुलना चाहिए बीजापुर में, तब जाके यहाँ तैयारी होगा। एक पटवारी हो गया, पटवारी का तैयारी हो, चाहे शिक्षक का तैयारी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, जब लक्ष्य खुलेगा तब जाके यहाँ के अंदरूनी के बच्चे भी वहाँ प्रशिक्षित लेंगे और आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो जो कलेक्टर साहब से मिलने का ये भी रहा, मिले हैं तो उनका आश्वासन था कि आगे मैं मुख्यमंत्री तक का भेजूंगा करके बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। पर अगर हम लोग समय भी लिए हैं 7 दिन का समय, नहीं बेचते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई निर्णय नहीं आता है, हम लोग 8वां दिन में हम लोग एक आंदोलन करेंगे। बीजापुर जिले ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। जी, हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में पढ़ाने जाते हैं लेकिन इतना मुश्किल होता है, बच्चों को बुलाना है, पढ़ाना है। क्षेत्र में जाकर एक बार देखे तो पता लगता है बच्चे कहाँ कहाँ घूमे रहते हैं। हम लोग बुला बुला के उनको शिक्षक देते हैं। 12वीं की परीक्षा परिणाम आने के बाद से उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वहीं आपको बताते चले कि अटल विश्वविद्यालय का पोर्टल इस बार 16 जून को ओपन होगा, जिसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवेश परीक्षा में जो है प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे। और ऐसे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले तमाम विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, जहां अपने अपने प्राप्त अंकों के अवसर पर अनुसार इन सब में कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर ली है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी चल रही हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में 78,000 से अधिक आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए थे और संबंधित कॉलेजों को मिलाकर रिक्त 54,505 सीटों के लिए 78,820 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए थे। ये सीटें प्रमुख रूप से बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी कंप्यूटर्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजिकल, बीएससी बायोटेक, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए समेत कई सर्टिफिकेट कोर्सेज से संबंधित रही है। और इस बार अटल विश्वविद्यालय में कोई नया कोर्स शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इन सभी उपलब्ध विषयों और संकायों में ही छात्रों को प्रवेश लेना होगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा का दौरा किया। इस दौरान शहर के रेसदी में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर के नामकरण और 223 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा और इसी के साथ साथ प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ सीएम साय ने कहा है कि कोरबा जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 145 करोड़ रुपए के सड़क से संबंधित कार्य भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें जिले में आवागमन बेहतर होगा और कारोबार वासियों को भी इसका समुचित लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कन्वेंशन सेंटर को वातानुकूलित बनाने की घोषणा करते हुए कहा है कि कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा है और इसमें अनेक बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री साय ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कन्वेंशन सेंटर की प्रशंसा भी की है। लाल देवांगन जी की गड़गड़ा आज जानकारी मिली है, एक दुखद घटना घटी है। अहमदाबाद से लंदन एक विमान जा रहा था और टेकअप के समय ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। और आज यहाँ पर 223 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा ये कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण भी किए हैं जो 17 करोड़ से बना है और इसका नामकरण भी पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से किए हैं और उनका मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। हम पूरे कोरबा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। राजधानी कोरबा की इस पावन भूमि में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण समारोह, इस कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण और 223 करोड़ के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके यहाँ के माटी पुत्र, कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, ज्योतिनंद दुबे जी, हितानंद अग्रवाल जी, योगेश लांबा जी, अशोक चावलानी जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज 223 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और साथ ही पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं, इस कन्वेंशन हॉल का भी लोकार्पण किए हैं। मैं इस सब के लिए आप सबको
को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये 223 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें 10 विभाग के काम हैं और 16 कामों का लोकार्पण हुआ है। 24 करोड़ 10 लाख रुपए का और 50 कामों का भूमि पूजन किए हैं। 199 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इसमें 145 करोड़ सिर्फ कोरबा जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए रोड निर्माण के लिए है। और प्रदेश भर में 15वें वित्त आयोग मद से हमर क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 15 महीने बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिला है। तो वहीं लगभग 200 ठेकेदारों पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है, जिससे कि वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 90 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना के तहत 150 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और 365 हमर क्लिनिक बनाने की मंजूरी दी थी। निर्माण का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों ने कर्ज लेकर सामग्री खरीदी, श्रमिकों को भुगतान करके बारिश में निर्माण कार्य पूरा कराया, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें 1000 से अधिक परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। वहीं अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने 10 से 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद अब तक राशि जारी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर डिवीजन में जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य हो रहा है, वो लगभग सभी कार्य बंद हैं, उनकी भुगतान नहीं होने के कारण में। और आज के गूगल मीटिंग में ये आश्वस्त किया गया है कि अगले 10 दिन में शायद भुगतान होगा। तो भुगतान होने के पश्चात सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। भुगतान के अभाव में सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने काम बंद कर रखा है पूरी जगह का। ये पिछले करीब 6-8 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है, और जैसे ही इसमें फंड इसको साल होगा, काम पूर्ण कर लिया जाएगा। लगभग कितने काम अब तक अभी तक हमारे पास 121 काम हमारे बिलासपुर डिवीजन में है, जिसमें से हमने 62 काम कंप्लीट कर दिया है। और सभी स्तर पे काम रुके हुए हैं, जैसे फाउंडेशन लेवल में 14 कार्य रुके हैं, बिल्ड लेवल पे 3 कार्य रुके हैं, लिंटर लेवल पे 1 कार्य रुका है, स्लेब लेवल ग्राउंड फ्लोर में 8 कार्य रुका हुआ है, लिंटर लेवल फर्स्ट फ्लोर में 5 कार्य रुका हुआ है, स्लेब लेवल फर्स्ट फ्लोर में 3 कार्य रुका है, और फिनिशिंग में लास्ट फिनिशिंग जो होता है उसमें 24 कार्य रुके हैं। वो भी रोक दिया गया है कि उनको पेमेंट हो तो हम करेंगे कॉन्ट्रैक्टर। और साथी जिले के खमरिया गांव में बनाफर डेमो लाइट माइन संचालन की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि अब उसे न शासन का डर है और न ही अधिकारियों का। नियम कानून को दरकिनार कर एक बार फिर अवैध उत्खनन करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि खमरिया के बनाफर डोलोमाइट माइंस को डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए लगभग 10 एकड़ में परमिशन दिया गया था, मगर वर्तमान में बनाफर ने 15 से 20 एकड़ जमीन में खुदाई कर दी है। इसी मनमानी के चलते बनाफर माइंस को कुछ महीने पहले 72 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया था, परंतु माइंस संचालन की मनमानी ऐसी है कि न तो उसने जुर्माना दिया बल्कि फिर से अवैध उत्खनन करना शुरू कर दिया है। वह इस मामले में जिला खनिज अधिकारी के बंजारे का कहना है कि शिकायत मिली है, जल्दी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अभी सक्ती जिले के खमरिया ग्राम में हैं। यहाँ बनाफर डोलोमाइट माइंस है। हम लोग पीछे देखे हैं कि ये डोलोमाइट माइंस 10 एकड़ के आसपास का है, इनको परमिशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आने पता चल रहा है कि पीछे ये 20 एकड़ से भी ज्यादा इस खदान को खोद चुके हैं, और उसके बाद भी और देखेंगे पीछे में खोदते जा रहे हैं। इसका उत्खनन अभी जारी है। न जाने अधिकारियों का नजर इस पर कैसे नहीं पड़ रही है, या तो डोलोमाइट माफिया इतना
गुप्त रूप से रात को माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, या अधिकारियों से साठगांठ करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये समझ के परे है। उमरिया में मनीष बनाफर का डोलोमाइट खदान स्वीकृत है, जिसमें पूर्व में इस विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था जनप्रतिनिधि के माध्यम से। उसके तहत अवैध रूप से उत्खनन का, जिसमें लीज क्षेत्र से बाहर का खुदाई किया गया था, जिसके तहत पेनाल्टी लगाया गया था और उसमें लगभग वही 15 से 17 लाख करीब जमा हुआ है। बाकी उसकी पेनाल्टी विशेष है, कार्रवाई प्रचलन में हो। इस संबंध में जानकारी ऐसा शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसके संबंध में हम संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए करेंगे जरूर। और ये देखो तोड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।